जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ खान ग्लोबल स्टडीज। मैं आपके साथ में इंग्लिश का टीचर रुचिर कुमार आज कनेक्ट कर रहा हूँ फॉर अ सेशन ऑन कंजंक्शंस। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ इसमें जो आपका चैप्टर है कंजंक्शंस का बेटा, ठीक है, इसके ऊपर आपको देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सिलेबस हमारा क्या क्या होगा। कंजंक्शन तो हम शुरू कर रहे हैं आज, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग सिलेबस कि हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑफ एनडीए एंड सीडीएस फाउंडेशन बैच है हमारा, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कि खान ग्लोबल स्टडीज़ में जो भी आप इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे, एक तो ये ध्यान रखिएगा इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस मतलब फ्रॉम विकेबलरी, पैसेज, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट एंड ग्रामर, हर तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और ये जितनी भी तैयारी होगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए प्लस जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके थ्रू कराई जाएगी। मतलब कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जाएगा, जो भी मेथड्स होंगे इट विल बी अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड और उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ जो दिक्कत होगी आपकी आप मुझसे पूछते जाएंगे, आप मुझे बस लगातार फीडबैक में अपने बताते जाएंगे कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको मैं रिपीट करके उसको सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, सो चलिए सबसे पहली बात आपके पास जो आज का काम हमारे पास है दैट इज जो सिलेबस आपकी पहले बात करनी है उसके ऊपर। तो देख लेते हैं हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में आता क्या क्या है एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग करते हैं विद ग्रामर पार्ट। देखो ग्रामर के अंदर हमारे पास कुछ मिलाकर के कुल लगभग 13 अपने ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 13 चैप्टर्स करीब हैं ये जो बार बार हमसे एग्जामिनर पूछते हैं अलग अलग तरह से। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे टेंसेस का चैप्टर होता है, आर्टिकल्स का चैप्टर है आपके पास, नाउन्स का चैप्टर है, प्रोनाउंस एंड कॉमन एरर्स के आते हैं बहुत सारे, क्वेश्चन टैग्स पे सवाल आते हैं आपके पास। ठीक है, वर्ब अग्रीमेंट है, कंजंक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगा और ये सारे चैप्टर्स आपके पास जो अपना कोर्स ड्यूरेशन है इसमें पूरे ढंग से प्रिपेयर होंगे, रिवीजन के साथ में आप एग्जाम देने जाएंगे अपना पेपर 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सारा पोर्शन आपका एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड होगा। इसके साथ में जो और आपके पास पोर्शन होता है दैट इज ऑफ विकेबलरी। जो विकेबलरी के अंदर आ गया पोर्शन आपके पास, उसके अंदर एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, बहुत आते हैं हमारे एग्जाम्स में, एडियम्स का इस्तेमाल, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल प्रीपोजिशंस, होमोफोन्स या फिर वन वर्ड, ये सारे आपकी तैयारी में करवाऊंगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में जो और पोर्शन मिलता है आपके पास दैट इज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। ये सबको बहुत प्रॉब्लम आती है सर, हमसे पैसेज सॉल्व नहीं होता है, जब हम सॉल्व करने बैठते हैं हमें मीनिंग्स में दिक्कत आती है। तो ये सारा काम मेरा होगा कि धीरे धीरे करके आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसके बाद में पैराजम्बल्स, जिसको हम लोग साधारण नाम से जानते हैं PQRS नाम से, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ के नाम से, ये आपकी पूरी टेक्निक के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। और उसी तरह से एक पोर्शन होता है क्लोज टेस्ट, इसमें एक पैसेज होता है, बीच में ब्लैंक्स होते हैं, उसके ऊपर बताया जाता है भाई किस तरह से उस ब्लैंक को भरना है। उसमें ग्रामर भी आती है, उसमें विकेबलरी भी आती है। ठीक है, तो ये आपके पास कुल मिलाकर के आपका कंप्लीट कोर्स का सिलेबस है। जो जो आप पढ़ने जाओगे मेरे साथ में, जितना भी आप मेहनत से मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, तो बस ये आपका सारा का सारा सिलेबस है जो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं, आप अपने स्टूडेंट बन जाते हैं हमारे पास, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। ठीक है, आपके पास ऐप में आ जाएगी पीडीएफ हमारी, आपको वीडियो के साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप उसको रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको रेफरेंस पूरा पूरा मिल जाएगा। और फिर जो मेन पॉइंट्स है उसको आप अपने पास समराइज कर सकते हैं अपनी कॉपी में, अपनी जो होमवर्क कॉपी है उसके अंदर। ठीक है, हाँ, दो एक बातें ध्यान रखने की हैं कि आपको 2 नोटबुक्स बनानी पड़ेंगी। एक नोटबुक होगी वर्ड मीनिंग्स के लिए और एक नोटबुक होगी सिर्फ ग्रामर के लिए। ठीक है, 2 अलग अलग कॉपीज बनाइएगा ताकि विकेबलरी सारी की सारी एक ही जगह पे जमा हो जाए। ये ना हो कि आपकी आधी विकेबलरी कहीं बिखरी हुई है, आधी विकेबलरी कहीं और बिखरी हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी थी। सो ये चीज़ें ध्यान रखो। उसके बाद में ये तो आपका सिलेबस था। ठीक है, अब आती है बात अगली कि थोड़ा सा सर अपने बारे में भी बता दीजिए, आप कौन है, आप क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम रुचिर है। मैं पिछले आपके पास लगभग 23 साल से लगभग मेरे को एक्सपीरियंस जो हो चुका है वो 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। केजीएस के साथ में मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास लगभग 23 साल हैं जो एक्सपीरियंस मेरे पास शेयर करूंगा मैं आपके साथ में अपना। ठीक है, इसके साथ में मेरे पास जो और सर्टिफिकेशन है, मैं एमकॉम क्वालिफाइड हूँ, अपना एमकॉम सर्टिफिकेशन है, और मैं सेल्टा क्वालिफाइड एक ट्रेनर हूँ। ये एक सर्टिफिकेट होता है कोर्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिलता है। ठीक है, इसके लिए टीचर्स के लिए स्पेशली होता है ये, तो आई एम सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर। तो बस ये चीज़ तो थोड़ा देखो, एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ये मायने नहीं रखता कि मैंने क्या डिग्रियां हासिल करी है, मायने ये रखता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम उस दिन खड़े होकर सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे तो मेन क्वालिफिकेशन यही है कि 23 साल से मैंने जो बच्चों की मदद करी है अलग अलग एरियाज में, अगर मैं उनको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया हूँ, अभी समय सर्विसेज में एक्टिव हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपने काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
ठीक है। तो बस ये ध्यान रखते हुए इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी मेरी पढ़ाई मेरे बारे में बताएगी। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मेरे बारे में आपको पिक्चर क्लियर करेगा कि किस तरह से आपको कौन पढ़ा रहा है और मैं क्या चीज़ों आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी मैटर्स बेसिकली, ठीक है। सो चलिए नाउ अब इस पोर्शन में हम लोग आज सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एक मैराथन सेशन के रूप में अरेंज करा है मैंने आपके लिए, ये लगातार फॉलो अप चलता रहेगा आपके पास लेक्चर के अंदर। इसमें कंजंक्शन चैप्टर मैंने आपके लिए पिक करा है, ठीक है। तो देखें इसके अंदर क्या कहानी है, जरा थोड़ा सोचते हैं। कॉपी पेन ले लीजिएगा। पहले देखो मेरा मेथड क्या होता है कि पहले मैं आपको ना एक जर्नल मेथड से लेके चलता हूँ, एक जर्नल उसकी डेफिनेशन से लेके चलता हूँ, और फिर मैं आता हूँ मेरा मेन चैप्टर के ऊपर, ठीक है, कि मेरा मेन चैप्टर है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर कोई पूछता है सर कंजंक्शंस काम क्या करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि अगर एक सेंटेंस है यहाँ पे, उसके अंदर दो भाग बन गए आपके पास, सेंटेंस 1, ठीक है, और एक आपके पास आया सेंटेंस 2, ठीक है, और मुझे इनको कंजंक्शन से, पंक्चुएशन के बिना, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह लगाए बिना मुझे इन्हें आपस में जोड़ना है, तो मैं क्या लेके आऊंगा बीच में, इनके कंजंक्शंस लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिक चीज होती है। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को या दो हिस्सों को जोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक से डेफिनेशन बनी। हमारे को हमारे पेपर में कोई वाइवा नहीं पूछेगा, कोई हमसे ये नहीं पूछेगा डिफाइन कंजंक्शन, हमसे उसकी स्पॉटिंग एरर्स पूछी जाएंगी, या हमसे पूछा जाएगा पेयरिंग्स के बारे में, स्पॉटिंग एरर्स या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। उसी हिसाब से इस चैप्टर को हम लोग अपना पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे तरह के कंजंक्शंस के नाम मैंने आपके लिए पहले लिख दिए हैं यहाँ पे, तरह तरह के कंजंक्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो, ये तो सिर्फ एक कुछ हमारे पास नाम है खाली, ठीक है। जैसे मैंने बोला सेंटेंस के अंदर भाई कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये सेंटेंस के अंदर सामान्य बातों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके पास आते हैं हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ये आपके पास बस कहते हैं कि भाई सेंटेंस में किसी का साथ में पेयरिंग में क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट मतलब उप का काम करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर ये डेफिनेशंस है बेटा, इन डेफिनेशन से मेरा पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो सर आपने लिखे क्यों, ये इसलिए लिखिए ताकि भाई किसी बच्चे को थ्योरी चाहिए हो। कई बच्चे ऐसे आते हैं कि सर आपने थ्योरी नहीं करवाई, तो बस ये उन बच्चों के मन की सेटिस्फैक्शन के लिए है कि लो भैया ये थ्योरी तुम्हारे सामने आ गई। मैंने कहा ना मेरा तरीका अलग होगा, मेरा तरीका है एग्जाम क्लियर करवाने का, और एग्जाम क्लियर होता है एप्लीकेशन जानने से, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब मेरी एप्लीकेशन को देखो। सेंटेंस के अंदर अगर कहा जाता है कंजंक्शन चैप्टर के अंदर कि सर मुझे आप बताइए ये सेंटेंस में इफ और वेदर या डैट का उपयोग अगर वाक्य में डाउट शब्द लग जाए या अगर वाक्य में डाउटफुल शब्द आ जाए तो उसके साथ में कैसे आएगा। हमारे पेपर में इस पे बड़ा सवाल आता है, ठीक है। कैसे, अगर सेंटेंस लिख के दिया उन्होंने कि सर आई डाउट, ठीक है, ब्लैंक ही विल कम और नॉट, मतलब मुझे शक है, मुझे अभी थोड़ा सा संदेह है कि वो आएगा या नहीं। तो अगर मैं बोलता हूं आई डाउट और मुझे पूछा गया सेंटेंस के अंदर ऑप्शन लगा करके कि आप इफ भरोगे या सेंटेंस में डैट भरोगे, तो मुझे ये समझ आना पड़ेगा कि अगर मेरे पास वाक्य अफर्मेटिव है, मतलब अगर वो वहां पे नॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अगर वो हार्डली, बेरली या फिर लेस्ट जैसे वर्ड्स का या अनलेस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो सेंटेंस आपके पास क्या होता है, सेंटेंस वो अफर्मेटिव होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होता है आपके पास। सामान्य भाषा में क्या होता है, पॉजिटिव। वहां पे नॉट का उपयोग, ठीक है, नहीं किया जाता। उसके अंदर हार्डली जो होता है ना के बराबर, ठीक है, बेरली जो होता है ना के बराबर, इनका उपयोग नहीं किया जाता। उसके अंदर सेंटेंस में लेस्ट, जिसको हम लोग वरना बोलते हैं, इसका उपयोग नहीं किया जाता। सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग बोलें सेंटेंस में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाएं कि जैसे कि आपने लगाया सेल्डम, ठीक है, आपने फ्यू लगा दिया, तो इनका उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो ये होते हैं वर्ड्स जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाए तो सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाता है। अब इतना कहने के बाद में वो ये मुझे पूछते हैं कि आपके पास अगर ये डाउट वर्ड आ जाए या डाउटफुल शब्द आ जाए अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो आप किसका चुनाव करोगे, आप उसमें इफ लगाओगे या आप उसमें डैट लगाओगे। तो मैंने कहा सर इस केस के अंदर इफ और वेदर की पेयरिंग बैठाई जा सकती है, हमें वहां पे डैट तब लगाना होता है यदि वाक्य नेगेटिव बने या प्रश्नवाचक बने, या तो वो एक क्वेश्चन बनता या फिर वो नॉट का इस्तेमाल करने वाला, यानी कि जिसको मैंने यहाँ पे काट दिए हैं ये अगर यहाँ लगे होते तो मैं सेंटेंस के अंदर सोचता कि वहां क्या लगाऊं मैं, यूज ऑफ डैट। जैसे कि
एग्जाम्पल दिया मैंने, आई डाउट डैश ही विल कम और नॉट, तो यहाँ पे मैं इफ के साथ में वेदर का इस्तेमाल अगर दे दूं आपको, तो आप क्या लगाओगे कि आई डाउट वेदर, ठीक है, ही विल कम और नॉट, मतलब क्या हुआ, संदेह है कि वो आएगा या नहीं, ये सेंटेंस आया, तो आपको डैट का इस्तेमाल छोड़ देना है। लेकिन अगर मैं बोल दूं सेंटेंस के अंदर कि भाई मेरे को संदेह नहीं है, आई डू नॉट डाउट या डोंट डाउट, ठीक है, डैश ही विल कम, ठीक है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो आएगा, तो जब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एक वर्ड आ गया है नॉट का उपयोग, तो इसने सेंटेंस को बना दिया मेरे भाई नेगेटिव, ठीक है बच्चों, इसने क्या बना दिया सेंटेंस को नेगेटिव। अब जैसे सेंटेंस नेगेटिव बन गया है, इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए, मैं यहाँ पे इफ नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पे वेदर नहीं लगा सकता, ठीक है, अगर का सेंस नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे की का सेंस देना पड़ेगा और मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा डैट का उपयोग। आया समझ? ये है वो तरीका जो आपको एग्जाम में मदद करेगा क्वालिफाई करने के लिए। हमें भाषा का ज्ञान लेना है, लेकिन भाषा के ज्ञान के साथ में हमें उसको कंपटीशन के रूप में ज्ञान में लेना है। हमें यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की तरह से नहीं सीखना है इसे, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो अगर आप इसको आप सोचते हो कि नहीं स्पोकन वाले तरीके से करेंगे तो फिर आप पेपर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पोकन में तो बहुत गलत गलत ग्रामर लगाते हैं लोग, कोई केयर ही नहीं करता। लेकिन हमें जब रिटन इंग्लिश दी जाती है, ग्रामर का पेपर आता है कंपटीशन लेवल पे, चाहे हिंदी हो चाहे सीडीएस हो, उसमें आपके साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो वही ये काम करना था मुझे, एप्लीकेशन बेस्ड बताना था। अगर मैं पूछूं आपसे कि सर डू यू डाउट डैश ही विल विन द प्राइज, विन द फर्स्ट प्राइज, अब देखो सवाल बना दिया ये मैंने। अब सवाल बनाने पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ लिख करके, और मैंने इसका स्पॉटिंग एरर बना दिया होता है, ए ऐसा, ये ऐसा मैंने बी बना दिया होता, ये ऐसा मैंने सी बना दिया होता बच्चों, और एक डी ऐसा लिख दिया होता, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर इसके अंदर जो गलत है वो क्या है? देखो मैं कहता सर यहाँ पे आपने सवाल बनाया है, सवाल का हम लोग स्टेटमेंट तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप ये काम करो, क्वेश्चन मार्क आपने दिया हुआ है, डाउट शब्द आपने इस्तेमाल में करा हुआ है, तो गलती क्या बताओ? आई डू यू डाउट इफ हटा दो सर, और इफ के जगह पे क्या लगा दो? यूज ऑफ डैट, ठीक है। ये वो तरीका है जो आपको एग्जाम में काम आएगा। कंजंक्शंस के साथ में मैंने जानबूझ के चैप्टर को पिक करा है आपके लिए, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि हमारे एग्जाम में किस तरह का एग्जाम्पल बनता है। देखो वर्ड मीनिंग से शुरू करा सकता था, आज बड़ा इजी हो जाता, लेकिन वर्ड मीनिंग तो भाई कराना ही है आगे जाकर के, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो वर्ड मीनिंग पार्ट ऑफ सिलेबस है। लेकिन ग्रामर के ऊपर अगर आपको मन में कोई कंडीशन है कि सर ग्रामर कैसी आपने इस कोर्स में रखेंगे आप, तो मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया आपको एक चैप्टर कंजंक्शन का उठा करके, कि ग्रामर जो पढ़ाई जाएगी आपको यहाँ पे, वो काफी डेप्थ में जाकर के तो पढ़ाई जाएगी, साथ में क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई जाएगी, और साथ में आपके पास एग्जाम्पल बेस्ड होगी, ठीक है। थ्योरी के कॉन्सेप्ट होंगे और कॉन्सेप्ट को समझा करके अप्लाई करवाया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेरा मेथड बेटा हमेशा इसी तरह से रहेगा। ओके, आगे देखिए, अगला पोर्शन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास बनेगा, एक नए रूल के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंजंक्शंस आए जिसका मीनिंग होता है, जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं बट, येट, स्टिल, ओनली, सभी की हिंदी बताऊंगा अभी मैं आपको। इन कंजंक्शन का उपयोग हमारे पास ग्रामर में अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे? हमारे पेपर में सर ये सवाल में कैसे आते हैं? तो पहली बात समझो कि ये जो कंजंक्शंस की लिस्ट तैयार करी है, ये इनका नाम ग्रामर में दिया जाता है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले, ठीक है, विरोधी वाला सेंस। जब आपको विरोधाभासी बातें बताई जाए, मतलब सिंपल वर्ड्स में है कि अगर सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर जो मैसेज मिलता है पार्ट 1 में, अगर वो नेगेटिव मैसेज मिलता है, तो पार्ट 2 में आपके पास पॉजिटिव अगर बन जाए वो, या फिर उल्टा कर दो, पार्ट 1 में अगर पॉजिटिव मैसेज मिले और पार्ट 2 के अंदर अगर नेगेटिव मैसेज मिल जाए, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस का इस्तेमाल आप करोगे, वो होंगे आपके पास एडवर्सेटिव नेचर वाले, वो होंगे वो वाले कंजंक्शन जो विरोधाभासी बातें बताते हैं, ठीक है। तो इनके साथ में आप क्या यूज करोगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। तो यहां पे भी आपने क्या ध्यान रखना है, इधर वाले हिस्से में भी आप एडवर्सेटिव लगाना, ठीक है, और अगले हिस्से में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। उसके बाद सेकंड हाफ बनेगा आपके पास, अगर ये नेगेटिव था तो इधर का हिस्सा पॉजिटिव बनने वाला है, और इधर की तरफ भी अगर आपके पास ये हिस्सा पॉजिटिव है तो इसको आप जोड़ोगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन के साथ में,
कौन सा वाला लगेगा, कब लगेगा, ये मैं सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, और अगला ऐसा आपके पास जो सेकंड क्लॉज होगा वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो बीच में कौन आएंगे इनके, एडवर्सेटिव नेचर वाले, वो वाले कंजंक्शन जो विरोध करते हो, जो विरोधाभासी बातें बताते हो, विपरीत वाली बातें बताते हो, उनका उपयोग आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे जाके तो इनकी कुछ पेयरिंग भी बनेगी, जैसे हमारे पास ऑल्दो के बाद में येट लगता है, कुछ ऐसी बातें भी होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर एग्जाम्पल बनाया जाए, मैंने अगर बोला कि सर ही इज हार्ड वर्किंग, सर वो परिश्रमी लड़का है, बहुत मेहनत करता है, ही इज हार्ड वर्किंग डैश, ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, क्या लिखा गया, ही इज हार्ड वर्किंग, परिश्रमी है सर वो, लेकिन फिर भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। मैंने क्या वर्ड यूज करा अभी यहाँ पे, लेकिन। यहाँ पे मैंने क्या फिक्स करा है यहाँ पे हिंदी में, लेकिन का सेंस। ठीक है, तो जब मैंने लेकिन का सेंस लिखा तो मेरे को कहा गया कि यहाँ तो एडवर्सेटिव नेचर आ रहा है। मतलब कैसे निकला एडवर्सेटिव नेचर, कि सेंटेंस का एक भाग तो पॉजिटिव बात कर रहा है और अगला भाग नेगेटिव बात कर रहा है। यह भाग क्या है आपके पास, पॉजिटिव भाग की बात चल रही है, और जो अगला भाग है आपके पास ये वाला डज नॉट गेट गुड मार्क्स, ये आपके पास क्या है, भाव नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव भाव का है। ठीक है, तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव या वाइस वर्सा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे वो कंजंक्शंस लेके आऊंगा जो इसके लिए बने हैं, इस काम को करने के लिए, जैसे कि बट का इस्तेमाल, स्टिल का इस्तेमाल, ये सारे एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, कोई भी उठा के लगाओ, उसमें से पेयरिंग की दिक्कत तो अभी ऐसी है नहीं फिलहाल। तो क्या मैंने बोला कि ही इज हार्ड वर्किंग, बट लगा देते हैं, चलो फिलहाल। आप येट लगा सकते थे, स्टिल लगा सकते थे। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर, जब भी आप कंजंक्शंस की बात करो तो वहां पे सेंटेंस का नेचर पहचान के चलो। जब नेचर पहचान लोगे तो अपना आप सेंटेंस बनता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेंटेंस के अंदर आपके पास अगला पोर्शन आता है लिख करके कुछ यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने बोला सर ही वॉज वीक इन स्टडीज। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर था वो। ठीक है, डैश ही गॉट अ गुड परसेंटेज, अच्छी परसेंटाइल मिल गई उसको। ठीक है, ही गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, अब थोड़ा सा खुद सोचो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ। अगर मैंने बोला यहाँ पे आपके पास कि सर हालांकि वो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर था लेकिन उसको अच्छे मार्क्स मिल गए सर, है ना, फिर से बात क्या चली, एडवर्सेटिव नेचर चली। फर्क क्या पड़ा, सिर्फ इसमें जो पहला भाग था आपके पास, ये भाग आपके पास आया नेगेटिव वाले वर्जन के अंदर, तो आपका अगला जो भाग होगा वो हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव वाला, ये रहा देखिए। ठीक है, अच्छे मार्क्स आ गए उसके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी विरोधी बातें चल रही हैं, एक दूसरे के विपरीत में बातें चल रही हैं। तो क्या लिखा जाएगा, ही वॉज वीक इन स्टडीज, येट का इस्तेमाल कर दो लो इस बारी, येट ही गॉट गुड मार्क्स, स्टिल ही गॉट गुड मार्क्स, बट ही गॉट गुड मार्क्स, सारे ऑप्शन आ सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना था, ये तैयारी होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए कि एग्जाम में आपके पास अगर इस तरह से चैप्टर्स आए तो आप उसके आंसर डायरेक्टली लगा सके बिना हिंदी ट्रांसलेशन करे। ठीक है, सेंटेंस का सेंस पकड़ के ट्रांसलेशन वर्क, ठीक है, हम हिंदी से आते हैं सीख करके, मीडियम हम सबका कहीं ना कहीं हिंदी का जरूर होता है, लेकिन हिंदी की मदद ग्रामर के समय ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण अलग है और इंग्लिश ग्रामर अलग चीज होती है। थोड़े बहुत रूल मैच करते हैं लेकिन सारे रूल मैच नहीं करते बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। चलो फिर आगे रूल पे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, जरा करके देखते हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, पहला आपके पास आया बच्चा जी कि सर ही इज रिच, मैंने कहा सर वो अमीर है, एंड ही इज नॉट हैप्पी। थोड़ा सोचिए, ही इज रिच एंड ही इज नॉट हैप्पी, एंड तो कोरिलेट करने का काम करता है। चलो ये सीखो कोरिलेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब कोरिलेटिंग की बात आती है तो सेंटेंस में दोनों भाग एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर क्या होंगे, दोनों के दोनों भाग पॉजिटिव। ये होता है काम जब हम लगाते हैं सेंटेंस के अंदर एंड वगैरह का इस्तेमाल, सो का इस्तेमाल लगाते हैं, देयरफॉर का इस्तेमाल लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी ध्यान रखना, ये सारी बातें भी आप सीखोगे इस चैप्टर के अंदर। मैंने कहा ना पूरा मैराथन सेशन के रूप में चलेगा ये, लगातार आपको इसमें पूरा का पूरा चैप्टर करा दूंगा मैं ये। ठीक है, तो मैंने क्या बोला इसके अंदर आपको कि इसके अंदर ऐसे कंजंक्शन लगाना जो आपको एक सी बातें बताते हैं। तो वो एक सी बात बताने वाले कौन से हुए, इसमें एंड का इस्तेमाल हो गया, इसमें सो का इस्तेमाल हो गया, इसमें देयरफॉर का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन यहाँ जो मेरे पास सेंटेंस है बेटा, यह जो सेंटेंस है इसके अंदर देखो, ही इज रिच, वो अमीर है, ये पॉजिटिव बात हुई, लेकिन वो खुश नहीं है सर, ही इज नॉट हैप्पी, तो ये चीज बनती है नेगेटिव। तो आपने एंड नहीं लगाना है इसके अंदर, आपको लगाना है स्टिल का इस्तेमाल।
आप इसमें लगा दीजिए येट का इस्तेमाल, आप इसमें बट का इस्तेमाल लगाएं, आपको तो विरोधी बातें बतानी है। फिर देखिए ही इज इंडस्ट्रियस, सर वो परिश्रमी है, ठीक है, क्या लिखा गया, वो परिश्रमी है, ठीक है, मेहनत करता है सर लड़का वो। सो ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, मतलब वो परिश्रमी है इसलिए उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ये तो नहीं होगा ना बेटा। इनका मतलब तो इसलिए निकलता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये इसलिए का तो सेंस नहीं दे रहा है भाई, ठीक है, तो या फिर तो फिर का तो सेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है सो का रिमूवल होगा, ठीक है। अब इसके जगह पे तो स्पॉटिंग एरर करना था, बी में गलती आ गई है, यहाँ पे भी बी में गोला बना दिया गया था, काम खत्म था, आपके मार्क्स आ गए अपने, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि इसके अंदर करेक्शन करूं तो करूं क्या, मैंने ये बोला सर इसके अंदर एक हिस्सा आपके पास पॉजिटिव और एक हिस्सा आपके पास नेगेटिव है, तो ऐसा होने पर एडवर्सेटिव वाले रूल्स को लेकर के आइए, उन वाले कंजंक्शन को लेकर आइए। चलिए सेंटेंस के अंदर इस बारी बट लगा देते हैं, ठीक है, ही इज इंडस्ट्रियस बट ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, लेकिन उसको अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख के चलो, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप मैंने कुछ हिस्सा आपको समझ आया होगा, आपको कुछ क्लियर करने की मैंने जो कोशिश करी शायद कुछ हद तक मैं सफल रहा हूँ उस हिस्से में, ठीक है। आगे देखिए और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके साथ में। मैंने बोला कि सर आई वॉज इल स्टिल आई कुड नॉट कम, अब जरा नोटिस करो बिना हेडिंग के आता है एग्जामिनर, ये ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी आपको हेडिंग्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि मैंने बोला कि सर आई वॉज इल, ये ऐसा क्या है, नेगेटिव है, सर इसलिए मैं आ नहीं सका सर, ये हिस्सा भी आपके पास क्या है बच्चा, नेगेटिव है। तो लगाओगे इस बार स्टिल, क्या स्टिल तो विरोधी बातें बताता है, हमें बताना है दोनों नेगेटिव को जोड़ने वाली बातें हैं। आप लगाइए सर मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, आप सो का इस्तेमाल कर दीजिए, आप एंड का इस्तेमाल कर दीजिए, आप देयरफॉर में से चुन लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलो, इनका इस्तेमाल करिए, आप वहां पे स्टिल नहीं लगा सकते। तो गलती आप क्या कहोगे, सर आई वॉज इल स्टिल हटा दो सर, सो लगा लेते हैं इस बारी, एंड तो लग ही सकता था, ठीक है, देयरफॉर भी लग सकता था, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। देखो ही रेड द न्यूज़पेपर, उसने अखबार पढ़ लिया फिर मुझे लौटा दिया, ठीक है। तो क्या करा उसने, अखबार पढ़ने के उपरांत मुझे लौटा दिया। ही रेड द न्यूज़पेपर, येट का मतलब तो अब तक नहीं होता है, येट का मीनिंग क्या होता है, अब तक नहीं, अभी भी नहीं लौटाया सर उसने, ये मीनिंग बन जाता उसका तो। लेकिन बोलना क्या वो चाह रहा है, सर यहाँ पे इधर का ऐसा पॉजिटिव है और ये वाला ऐसा भी आपके पास पॉजिटिव है, तो आप ये कंजंक्शन गलत लगा रहे हो सर, ये विरोधी बातें तो बता ही नहीं रहे, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लगा दो, चाहे तो एंड लगा दो, क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। क्या लिखा गया, ही रेड द न्यूज़पेपर एंड रिटर्न इट टू मी, उसने अखबार पढ़ा और मुझे वापस लौटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओ सेंटेंस के अंदर, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसे बढ़ते जाओ। ये चीज अभी आपने क्या सीखी, एक इनडायरेक्ट वे में सीख लिया कि को रिलेटिंग कंजंक्शंस कैसे यूज करने, ठीक है। मतलब ऐसे कंजंक्शन जो किसी का कारण बताएं, ठीक है, कारक कहते हैं उन्हें, कारण बताएं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्टली लगाना सीख गए। देखो यही होता है हमारे एग्जाम में बिना हेडिंग के जब सवाल आता है तो, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ठीक है। अगले से को देखें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सो या देयरफॉर, ये ऐसे हमारे पास कुछ कंजंक्शंस आते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो। जैसे क्या एग्जांपल दिया मैंने कि सर इट वाज रेनिंग, ठीक है, डैश आई गॉट लेट। कई बार होता है स्कूल में हम लोग देर से पहुंचते हैं, वर्षा ऋतु जैसे चलती है, बारिश का मौसम होता है, तो हम लोग कहते हैं सर, मैं कहता हूँ टीचर भाई लेट क्यों हो गए, मैं कहा सर बहुत बारिश पड़ रही थी इसलिए मैं लेट हो गया, ऑटो ही देर से मिला, ठीक है। तो जब मैंने बोला सर देर होने का कारण क्या था, ठीक है, बारिश थी, तो यहाँ पे जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो तो क्या लिखा जाएगा उसके अंदर, सो या देयरफॉर की बातें की जाएंगी। तो क्या लिखूंगा मैं, इट वॉज रेनिंग, सो लगा दो इस बारी, देयरफॉर लगा दो, ठीक है। एक पते की बात और सुनो ध्यान से, जब ये रूल चल ही रहा है तो एक हम थोड़ा सा हल्का सा एडवांस रूल पकड़ते हैं। कभी भी ऐसा ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू हुआ हो, ठीक है, अगर सेंटेंस, ये रूल सब जगह काम आएगा आगे भी, कुछ अपवादों को छोड़ करके, अगर सेंटेंस, ठीक है, कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, तो बिना उसके बाद में दोबारा कंजंक्शन मत लगाइए, तो उसी तरह का दोबारा कंजंक्शन उपयोग में ना लाएं, ठीक है। उसी तरह का कंजंक्शन सेकेंड क्लॉज के लिए ना लगाएं,
ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए ना लगाएं। ठीक है, ये ध्यान रख के चलेंगे आप। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो समझो, ये समझ नहीं आएगा थोड़ा सा। मैंने बोला सेंटेंस में अंदर कि सो, ठीक है, मैंने बोला ही वॉज, ये लिखा है मैंने सो आई गॉट लेट, ठीक है, तो क्योंकि बारिश हो रही थी, देयर फॉर इट वॉज रेनिंग, ठीक है, ऐसे लिख दिया। सो मैंने बोला कि सो इट वॉज रेनिंग, देयर फॉर आई गॉट लेट। तो वाक्य के सेंस को समझते हुए, वाक्य के सेंस को समझते हुए ये समझ आ रहा है कि भाई सो इट वाज रेनिंग, तो सर अजीब सा लग रहा है सेंटेंस, तो क्या लिखो जाओगे यहाँ पे, सो हटा दो। ठीक है, ये क्या लिखा है इसने कि इट वाज रेनिंग देयरफॉर आई गॉट लेट, ये ज्यादा उपयुक्त सेंटेंस बनता है। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ सेंटेंस में तो सो अजीब सा लग रहा था, ऑड सा मीनिंग आता है, सो हटा दिया। ठीक है, इस तरह से अगर मैं एग्जाम्पल बनाऊँ आपके लिए, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, इसमें आएगा आपके पास सो का इस्तेमाल, एक पेज ले लेते हैं अलग से, इसी जगह चलो यहीं लिख देता हूँ आपके लिए, यहीं समझा रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटेंस बोला मैंने सो ही वॉज, ठीक है, लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर पुलिसमैन, देयरफॉर ही हेल्प्ड द विक्टिम। ठीक है, तो इस तरह से फिर देखो, अब इस बारी आपके पास फिर यहाँ पे क्या गलती हुई, वो कंजंक्शन से शुरू कर रहा है तो दोबारा कंजंक्शन मत लगाइए, आप इधर भी हटा सकते हैं। ठीक है, ही वॉज अ पुलिसमैन, देयरफॉर वाली बात कर सकते थे या सो वाली बात कर सकते थे। तो बस सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब आपने एक बार सेंटेंस को कंजंक्शन से स्टार्ट कर दिया है तो दोबारा कंजंक्शन मत लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिए। तो इसमें आपको ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आगे जाके काम आएंगे, इस पर भी मैं और बोलूंगा, अतिरिक्त रूल अभी बन के आएगा ये सामने आपके। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना था कि सो और देयरफॉर जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो तो कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए आगे से पे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंटेंस के अंदर आपके पास आता है वी ईट, अब यहाँ पे कुछ आते हैं आपके पास पेयरिंग वाले, जैसे कि लिखा रहता है कि सो के बाद में डैट भी लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे बताई जाती है वजह। ठीक है, किसी इसकी वजह कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। ठीक है, तो वजह क्या है यहाँ पे आपके पास है, इसने सिर्फ लिख दिया है वी ईट डैट, डैट का अकेले का मतलब तो की होता है, ये तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए सेंटेंस के अंदर, सो डैट का उपयोग। इस तरह से स्पॉटिंग एरर्स भी आती हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, वी ईट सो दैट वी में लिव। अब अगला आया कहानी आपके पास लेस्ट को लेकर के, ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत इस्तेमाल में आता है स्कूल में भी हमारे। कहा यह जाता है कि अगर आपके पास लेस्ट की बात आती है तो इसके पूरे रूल्स देखते हैं, फिर आएंगे स्पॉटिंग एरर्स पे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि सर लेस्ट के बारे में कुछ बता दो, तो मैंने कहा सबसे पहली बात ध्यान रखना कि इसकी स्पेलिंग को लेकर एक हमेशा समस्या रहती है। LEST नाम से कंजंक्शन होता है, और LEAST वाली बात ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं सेंटेंस में लेस, लेसर और लीस्ट, तो ये एडजेक्टिव की डिग्रीज का नाम है। ठीक है, तो एक तो स्पेलिंग पे सावधान रहना। ठीक है, जब आप इसको लगाओ तो स्पेलिंग पे अलर्ट रहना, स्पेलिंग में बिल्कुल गलती नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लेस, चलो आपने पहचान लिया कि सर इसने लेस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है वरना। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वार्निंग देने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, किसी को जब हम बोलते हैं ना वरना ऐसा हो जाएगा तो हम उसको वार्निंग लगाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसके सेंटेंस में जो सेंस होती है, जो ये जिस तरह का वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है इस वजह से इसके साथ में नॉट का उपयोग नहीं होता, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है इसलिए इसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नॉट का उपयोग अगर कर देंगे लेस्ट के साथ तो वो गलत माना जाता है। तीसरी बात, जब हम लेस्ट लगाते हैं और लेस्ट के साथ में हमें एक वर्ब लगानी होती है हेल्पिंग अप के रूप में, तो हम लोग यूज करते हैं शुड का। ठीक है, कुछ जगह पे आपको जैसे एग्जाम में शुड की जगह पे वुड मिल जाता है कई बारी, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी होती है, शुड की होती है, पहले आप शुड को चूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में अब एग्जाम्पल वर्ब की बात करते हैं। सेंटेंस के अंदर बोला उसने कि सर हरी अप, जल्दी करें सर, कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है, हरी अप क्या बोला उसने कि कहीं लेट ना हो जाए, कभी कहीं देर ना हो जाए हमें। ठीक है, तो कहीं LATE लेट ना हो जाए। ठीक है, ये बोला उसने कहीं लेट ना हो जावे हम। ठीक है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन क्या निकलेगा,
इंग्लिश वर्जन निकलेगा लेस्ट के साथ में। ये तो आपको पूरा सेंटेंस बना दिया, कहीं लेट ना हो जाए हम लोग, हिंदी बना दी हम लोगों ने। लेकिन अगर इंग्लिश लिखी जाएगी इसकी तो कैसे लिखी जाएगी कि सर हरी अप, ठीक है, जल्दी करें, शीघ्र करें काम को, ठीक है। फिर लिखा उसने लेस्ट, लिखा उसने वी डैश गेट लेट, क्या लिखा गया, हरी अप डैश वी डैश, हरी अप लेस्ट वी डैश गेट लेट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ शैल का इस्तेमाल, बी के अंदर लिखा उसने विल का इस्तेमाल, सी के अंदर लिखते हैं ये लोग कैन का इस्तेमाल, और डी के अंदर लिख देते हैं ये लोग शुड का इस्तेमाल। तो आप लिए कहानी सिंपल है, लेस्ट के बाद तो क्या बताया सर ने कि शुड लगता है भाई, लो भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इनको छोड़ देना है, ये ऑप्शन गलत है, शुड का आंसर लगाएंगे, हरी अप लेस्ट वी शुड गेट लेट, ठीक है। एक तो ये तरह की एरर आती है फिल इन द ब्लैंक वाली। फिर आपको कुछ ऐसी एरर्स आएंगी जैसे कि कहा जाता है स्पॉटिंग एरर्स बोल करके। मैंने बोला सर सेंटेंस के अंदर लिखा उसने कि डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, डोंट फाइट, ठीक है, मत लड़ो आपस में, ठीक है, लेस्ट यू शुड नॉट गेट द स्वीट्स। मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल महाशय कुछ मिठाइयाँ लेकर के आए और बच्चे आपस में लड़ना शुरू हो गए कि हम पहले लेंगे, हम पहले लेंगे। प्रिंसिपल सर ने बोला कि लड़ाई मत करो वरना कहीं किसी को भी ना मिल पाए कुछ, ठीक है। तो इसने क्या बोला, एग्जाम्पल बनाकर स्पॉटिंग एरर्स के अंदर हमारे पास ये हिस्सा दिया ए, फिर आपके पास बनाया ऑप्शन नंबर बी, फिर ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे ने ट्रांसलेशन कर दिया तो भाई वो तो फंस जाएगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि ये सेंटेंस कोड हिंदी से मत बनाना, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश रूल के साथ बनाना, ठीक है। जब आप हिंदी बनाओगे तो आप फंसते जाओगे, ठीक है। तो जब मैंने लिखा सेंटेंस के अंदर कि सर डोंट फाइट, आपस में मत लड़ो, कहीं तुम्हें मिठाई ना मिल पाए, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर यहाँ पे हिंदी में तो कहीं तुम्हें ना का सेंस लगाते हैं, लेकिन जब हम लेस्ट लगा चुके हैं सेंटेंस में तो सेंटेंस पहले से नेगेटिव बन चुका है, ठीक है। सेंटेंस पहले से नेगेटिव भाव दे चुका है। ऐसा करने पर हमें बी में गलती बतानी है और हमें यहां से क्या लगाना है, हटा करके नॉट को रिमूव कर देना है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, डोंट फाइट लेस्ट यू शुड गेट द स्वीट्स। अब आपका मन ये कह रहा है कि नहीं ये तो मिल जाएंगी, मीनिंग नहीं है वो मिल जाएगी, तुम्हारा मन ऐसा लग रहा है बस तुम्हें, खाली लेस्ट दिया हुआ है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं तुम्हें ना मिल पाए, ये सेंस है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, लेस्ट यू शुड नॉट गेट द सीट्स, ठीक है, लेस्ट द सिलेबस शुड गेट फास्ट, या लेस्ट द सिलेबस शुड गेट ओवर, ये सारी बातें। तो बस इस तरह से ध्यान रख के चलो सेंटेंस के अंदर, ओके। देखो बस ध्यान रखो, जो भी आप काम करोगे आप डेडिकेशन से करोगे, आप डिटर्मिनेशन से करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। देखो जो गॉड होते हैं, गॉड कहते हैं ना कि गॉड चूजेस हिज बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट हिज वॉर्स, ठीक है। मतलब भगवान भी हमारे जो बेस्ट, हम कहते हैं हमें से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होते हैं, इनको वो मौका देता है कि हम अपने आप को दुनिया के आगे साबित कर सकें। और केजीएस में जैसे आप आते हो तो ऑफकोर्स आपको ये साबित करने का मौका पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। एक गरीब बच्चा जो ये कोर्सेज इतने जो महंगे महंगे कोर्सेज हैं अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए बिल्कुल नाम मात्र ना मट्टी के बराबर कॉस्ट के अंदर आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप लाइफ में जो आपके अधिकार आपको नहीं मिल पाए पहले, जिससे आप वंचित रह गए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी, आपके पास पैसे नहीं होते थे कई बार पढ़ाई करने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, पढ़ाई करने के आपके पास प्रॉब्लम होती थी मनी की, पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बोझा पड़ता था। तो उस चीज़ को देखते हुए खान सर ने सोचा, आप जानते हैं खान सर के बारे में तो क्या ही किया जाए, तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी, ठीक है। तो पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे जितने भी केजीएस में आपके कोर्सेज हैं बहुत नॉमिनल फीस पे रखे जाते हैं। ये रीज़न है ताकि हर बच्चा पढ़ सके, ताकि जो कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन वाली बात तो होती है, वैसे ही एक होता है अपना करियर आप बना सको, ठीक है। तो बस डटे रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और जब पढ़ाई करते जाओगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ, जो 23 साल लगभग अनुभव रहा है, इससे बता रहा हूँ। जो बच्चा मेहनती निकला, ठीक है, भले गरीब परिवार से आया हो, भले अमीर परिवार से आया हो, उसको मेहनत करनी होती है। अगर मेहनत करता है तो उसको फिर कोई रोकता नहीं है, ठीक है, रोक ही नहीं सकता उसको तो, ठीक है। लेकिन जो सोचता है यार सर कल कर लूंगा सर, तो भैया ध्यान रखना, टुमारो नेवर कम्स, मुहावरा है, कल कभी नहीं आता भाई, ठीक है। जो करना है आज कर, कहते हैं ना कि भाई कल करे सो कल वाले कोई फायदा नहीं है ना, आज का काम आज ही निपटाओ, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो, अगर मेहनत करोगे तो सफलता पूरी तरह से आपको कदम चूमेगी, मेहनत नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा ही दिक्कत रहती है, ठीक है। कल की बात पे मत डालना, आज करके दिखाना काम को, ठीक है। आज कोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हो, कोर्स ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, दिक्कतों को सॉल्व करो और अपने सिलेक्शंस लेकर के आओ। ये जो तारे ना स्टार्स हैं, ये जब आते हैं एक अलग फीलिंग आती है,
ठीक है। तो बस वो यूनिफॉर्म आपका टारगेट होना चाहिए अपना। आपको किसी भी तरह से जो कोई दिक्कत आए, आप अपने सब टीचर्स से, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, ठीक है, आप हर तरह से हम सबसे कनेक्टेड पूरे रहेंगे और लगातार अपने कोर्स को सक्सेसफुली पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पेपर 2 में मतलब यह है कि पेपर 2 में हर साल की तरह इस साल भी बच्चा अपना सिलेक्शन लेकर के आएगा, ठीक है, ये सोच के चलना है, ठीक है। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। क्या लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर? लेस्ट के इस्तेमाल में कुछ बातें बताई। लेस्ट का मतलब वार्निंग देने के लिए होता है या नेगेटिव सेंस का होता है। इसमें शुड का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ में नॉट का उपयोग अगर कर दें तो वो गलत होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पीछे वाले एग्जाम्पल पे जहां से कहानी शुरू हुई हमारी पूरी। तो रन फास्ट, जल्दी जल्दी भागो। लेस्ट यू शैल मिस द ट्रेन, कहीं तुम्हें ट्रेन ना छूट जाए। तो शैल नहीं चाहिए सर, यहाँ पे शुड चाहिए था, ठीक है। तो गलती क्या बताओगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी में। देखो इस तरह से आंसर निकलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आप मुझसे कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, तो बस आपकी प्रैक्टिस वर्क के साथ आपका काम पूरा बनता जाएगा आगे आगे, ठीक है। बस डटे रहो, मेहनत करते रहो लगातार। मैं कहूंगा मेहनत करने से डरना मत बस, ठीक है। मेरे साथ जब भी कनेक्ट करो, ये सोच के चलो कि आज कुछ नया सीख के चलेंगे, ठीक है। और पिछला काम आप याद करके आओगे, ये भी आपके लिए अब एक आवश्यक चीज रहती है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर आपने तो कर लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बाद में देख लेंगे, फिर ठीक है, फिर कल का काम छोड़ोगे कल पे, तो फिर दिक्कत आएगी ये कि आप मुझसे डिस्कस नहीं कर पाओगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लास्ट मिनट पे सामने आएंगी फिर। तो मेरे लिए सबसे अच्छा है, टाइम मेरे पास बहुत है, ठीक है। पेपर 2 के लिए मैं अपनी तैयारी अगर शुरू कर रहा हूँ 24 तारीख से, 28 तारीख से, जो भी हमारे पास स्टार्टिंग है, जैसे 28 से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस आप अच्छे से अपना एनरोल करो और अपने कोर्सेज में सक्सेसफुली काम को पूरा करो, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे आपके पास आप देखो कुछ पेयरिंग्स मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ पेयरिंग्स आपके सामने हैं जो आपको अब हेल्प करेंगे कुछ कंजंक्शंस के साथ में पेयरिंग निकालने में, उसके पूरे सॉल्यूशंस निकालने में, ठीक है। देखो जैसे एक कंजंक्शन नाम दिया गया है, ये लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा फेयर करने के बाद में, ठीक है। अच्छे से कॉपी में लिख करके याद करना। अगर बोलता है दो या ऑल्दो का इस्तेमाल, इसको हिंदी में बोलते हैं हालांकि, ठीक है। तो क्या लिखा जाता है इसको? हालांकि का सेंस, ठीक है। तो इसके बाद में हमें येट लगाना पड़ता है। ये पेयरिंग दी गई है हमारे पास, एग्जामिनर इसी में गेम करेगा, बस इसी में आपके साथ में चीट करेगा कि वो उसको लिस्ट की जगह लिखेगा, कुछ और लिख देगा, येट छोड़ देगा मतलब, ठीक है। इवन इसमें बट का इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, एडवर्सेटिव होगा, लेकिन दो और ऑल्दो के बाद में येट का ही इस्तेमाल होता है या फिर कॉमा लगता है। ये जो कॉमा लगाए हुए हैं ना हमने यहाँ पे, या तो कॉमा लगता है या फिर येट का ही इस्तेमाल हो सकता है, किसके साथ में? ऑल्दो या दो के साथ में। हाँ, अगर ऑल्दो या दो ना दिया गया हो तो आपके पास वेरियस एग्जांपल्स वाली बात चल जाती है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं बोलूं सेंटेंस के अंदर कि डैश ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, येट ही डज नॉट गेट इनफ मनी या ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है। ऐसे मैंने बना दिया कि सर हालांकि वो मेहनत बहुत करता है लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा आपके लिए, तो मेरे को पूछा गया भाई अब क्या करोगे? मैंने कहा सर मेहनत तो करता है लेकिन सर उसके पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आ पाते, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा? ऑल्दो के साथ में, ठीक है, हालांकि का सेंस, ठीक है। ऑल्दो या दो का सेंस बनता है हालांकि के साथ, ठीक है। तो क्या लिखा गया कि भाई डैश ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे येट लिख दिया इन्होंने ये, ठीक है, ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। अब आपसे पेयरिंग पूछा जाएगी यहाँ पे, सो लिख देगा ये, ठीक है। नंबर 2 में आपके एग्जामिनर बिफोर का इस्तेमाल लिख देगा, ठीक है। नंबर 3 में बिकॉज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन उसके साथ में आपके पास एक लिख दिया उन्होंने ऑल्दो का इस्तेमाल। तो जिस बच्चे को ये पता होगा कि जब सेंटेंस में येट की बात करी गई है और साथ में आपको पीछे एक पेयरिंग पूछी गई है कि यहाँ आप क्या भरोगे, तो मेरे को ये समझ आता है कि यहाँ पे या तो दो आ सकता था या फिर यहाँ पे ऑल्दो आ सकता था। बस ऐसे पेयरिंग निकालो, ठीक है। तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे? टिक मार्क लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर एग्जांपल समझो, अगर मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि ऑल्दो, ठीक है, आई रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है, बट आई कुड नॉट गेट अ गुड सीट या गेट द फ्रंट सीट या गेट अ सीट। मैं पहले पहुंच गया था फिर भी मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाई, ठीक है। तो मुझे दिया गया स्पॉटिंग एरर्स,
अंडरस्टूड। अब जब ये स्पॉटिंग एरर्स आ गए मेरे पास, अब मेरे से पूछा कि आप बताइए अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो मैं बोला सेंटेंस के अंदर ऑल्दो का तो इस्तेमाल मैं कर ही रहा हूँ सर, उसके बाद में मेरे पास बट नहीं लगता, उसके बाद में बी में गलती बताऊंगा मैं कहूँगा सर बट नहीं लगता, ऑल्दो के बाद में तो क्या लगता है आपके पास, यूज ऑफ येट होता है या कॉमा होता है, तो यहाँ पे बट की जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ, येट लगा देता हूँ। और यहाँ जो येट है इसका मतलब होता है ऑल्दो आई रीच ऑन टाइम, फिर भी मुझे कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, पहली वाली सीट नहीं मिली, तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या बनती है, फिर भी, ठीक है, या फिर ऐसा होने पे भी, तो ये सेंटेंस के साथ में क्या लगाओगे, येट का इस्तेमाल। तो इस तरह से कुछ पेयरिंग वाले आपके पास बन जाते हैं कंजंक्शंस के सेट, जो आपको पूरे डिस्कशन में मिलेंगे आगे जाके भी, जब डिटेल वीडियो आप पढ़ोगे मेरे साथ में क्लास वर्क की तरह से, तो आपको पूरा का पूरा पोर्शन मिलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए कुछ और बातें आई सेंटेंस के अंदर, जब आपके पास आता है नो सूनर लिखा हुआ, नो सूनर या हार्डली का इस्तेमाल, ठीक है, वैसे तो हार्डली का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, लेकिन नो सूनर के साथ में हमारे पास आता है कि सर हुआ ही था कि, हिंदी क्या आती है इसका, हुआ ही था कि, ये सेंस आती है। नो सूनर के बाद में हमें THAN लगाना चाहिए, हमें वहां पे THEN भी नहीं लगाना है, आगे जाके सिखाऊंगा मैं आपको THEN क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखना कि नो सूनर के साथ में देन का उपयोग, और हार्डली या स्केर्सली के साथ में जिसका मतलब होता है ना के बराबर, वही सेंस है हुआ ही था कि, लेकिन इसके साथ में लगता है आपके पास यूज ऑफ व्हेन, ठीक है। अब एग्जामिनर देखिए कैसे पूछता है आपसे ये, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में आपसे सवाल पूछा गया कि, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम पूछा गया कि भाई आई नो सूनर रीच्ड होम, फिर लगाते हैं ब्लैंक, इट बिगैन टू रेन, ठीक है, सारे हम बारिश का मौसम है हल्का सा, तो बिगैन टू रेन, बारिश होनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर आया आपके पास लिखा हुआ कि सर नंबर 2 एग्जाम्पल में कि सर ही हैड हार्डली ईटन एनीथिंग डैश ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, मतलब उसने कुछ खाया ही ना के बराबर था, खाया ही था कि ही हैड हार्डली ईटन एनीथिंग, कुछ जरा सा ही खाना खाया था कि उसको अपने ऑफिस के लिए निकलना पड़ गया, ठीक है, कि वो अपने ऑफिस के लिए चला गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ गए, कॉमनली डाल देता हूँ मैं ब्लैंक सबके लिए, अभी तो फिलहाल मेरे को भरना है इसके अंदर व्हेन का इस्तेमाल। किसी ने पूछ दिया सर देन का कौन से में लगा दोगे, क्या दोनों में या एक में, फिर पूछ लिया उन्होंने THEN लगा करके, और एक लिख दिया उन्होंने सेंटेंस के अंदर स्टिल का इस्तेमाल लगा करके, ठीक है, नंबर 4 की तरह से। तो अब मेरे बच्चों ने यहाँ पे इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना था, तो उन्होंने ये चीज को ध्यान रखा, ये बॉक्स जो मैंने पीछे आपको करवाया इसको आपको देखते हुए आपको चलना था। आपने देखा सर यहाँ पे नो सूनर के साथ में तो देन लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, नो सूनर के साथ तो आपको क्या लगाना है, देन लगाना है। तो यहाँ पे आपने देखा नो सूनर लिखा हुआ था आपके पास, तो आपको THAN चाहिए था, THEN भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आपको नो सूनर के साथ में क्या लगाना होता है, कंजंक्शन के अंदर THAN, ठीक है। हार्डली बेडली के साथ में क्या चलता है, वेन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, WHEN, तो इस तरह से ध्यान रख के चलो, ठीक है। ये था फिल इन द ब्लैंक का वर्जन। इसका वर्जन स्पॉटिंग एरर में भी आ जाता है, सेंटेंस आता है लिखा हुआ कि सर ही हैड हार्डली, ठीक है, लिखा उसने रेड द न्यूज़पेपर, ठीक है। और एग्जाम्पल में डालते हैं सेंटेंस लिख करके THEN ही रिटर्न्ड या आई टुक इट फ्रॉम हिम, ठीक है, कि उसने अखबार पढ़ा ही था कि मतलब पहली पेज पे बैठा था कि मैंने उससे अखबार अपना वापस ले लिया, अब मुझे स्पॉटिंग एरर दे दिया इन्होंने करने के लिए, ठीक है। ये हिस्सा B था, ये हिस्सा C लिखा, ये हिस्सा लिखा D। अब बच्चे ने ना इधर देखा ना उधर देखा, कहता जी एक गलत हो गया, मैंने कहा क्यों ये गलत हो गया, कहता नो वो देन आया हुआ ना उसमें तो हार्डली नहीं आता, उसमें तो नो सूनर आता है। मैंने कहा ये तो देखो देन की स्पेलिंग क्या दे रहा है, पहली बात, ठीक है, THEN लगा दे रहा है ये, और THEN लगाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती आएगी। पहली बात तो इसको बच्चे ने बोला सर एक काम करते हैं THAN बना देते हैं, मैंने कहा ना ये भी नहीं हो सकता, कहते क्यों, मैंने कहा गलती तो 2 मार्क नहीं कर सकता, ये तो नहीं कह सकता जी B भी गलत है और A भी गलत है, तो करो ये क्या कि भाई यहाँ तो हार्डली लिखा हुआ ही है, तो देन का इस्तेमाल भी AN भी होता तो भी रॉन्ग होता, आपको उसके लिए क्या लगाना होता है सेंटेंस के अंदर, WHEN,
क्योंकि हार्डली अगर आपने साथ में व्हेन का इस्तेमाल करता है, मतलब हार्डली हो जाए, बेयरली का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, रेयरली का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, रेयरली होता है सबके मीनिंग इसे ना के बराबर, ठीक है, बेयरली लिख दिया, रेयरली, ठीक है। सेंटेंस के अंदर आ गया आपके पास स्कार्सली। इन सब जगह पर आपको WHEN दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख के चलना है। फिर एक एग्जांपल और बनाते हैं अपना। मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि सर आई नो सूनर, ठीक है, लिखा मैंने रोट दी ऐसे देन आई गेव इट टू माई टीचर। तो अब थोड़ा सा खुद सोचो, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, EN वाला। ओके सर EN वाला नहीं चाहिए, यहाँ पे वेन नहीं आएगा बिकॉज आपने नो सुनर लगाया हुआ है, उसको आप मत चेंज करो। आप यहाँ पे बस THEN हटा करके क्या लगा दो इसके साथ में, यूज ऑफ THAN, ठीक है, क्या लगा दो, यूज ऑफ THAN, ये फंडा लगा के चलो, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, इतना ऐसा आज का, ठीक है। सो अभी इस लेक्चर को आज यहाँ वाइंड अप करते हैं। अभी मैराथन सेशन आपका लगातार चलता रहेगा। ये पार्ट 1 मैंने अभी एंड करा है, पार्ट 2 के लिए अभी आप लोग रुके रहेंगे साथ में मेरे। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।